नमस्कार साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख रहे हैं। हमें पता है कि हमारे कुछ प्लांट ऑपरेशंस चालू हो गए हैं। आपको पता है प्लांट में कुछ न कुछ खतरे होते हैं। उन्हीं खतरों के बारे में जानकारी देने के लिए कपारो के ई लर्निंग ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं मुकेश बेहरा आपका स्वागत करता हूं। आज हम हजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट मतलब हीरा के बारे में विस्तार से बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको बहुत आसानी से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हीरा को बहुत अच्छे से समझाया जाए। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि हर काम में कोई न कोई खतरा होता ही है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जरूरी है कि हर बड़े खतरे को कम किया जाए। इस तरह सुनियोजित तरीके से किए गए खतरों के आकलन को हम रिस्क असेसमेंट मतलब हीरा कहते हैं। अब जरा हजार्ड और रिस्क असेसमेंट में अंतर समझ लेते हैं। हजार्ड किसे कहते हैं? कोई खतरनाक वस्तु, सामान या डैमेज टूल, यह सारे उदाहरण हैं हजार्ड के। जैसे कि आप फोटो में एक लूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग देख रहे हैं। हो सकता है इस लूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग में करंट बह रहा हो। ऐसी किसी खतरनाक वस्तु या परिस्थिति को हम हजार्ड कहते हैं। अब इस लूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिस्क यानी कि खतरा क्या है? रिस्क है इलेक्ट्रोक्यूशन का, यानी कि बिजली के करंट लगने का। अब हजार्ड और रिस्क के अंतर को आप भलीभांति समझ गए होंगे। अब जरा इस हजार्ड से उत्पन्न खतरा यानी कि रिस्क का आकलन करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट या हीरा। इस करंट से हो सकता है आदमी की जान चली जाए। ऐसे ही हम नॉर्मली अब तक रिस्क असेसमेंट करते हैं, करेक्ट है? अब जरा समझें कि हमारा जो रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर है वो सही है या गलत। जरा एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए प्लांट में कहीं तेल के कुछ ड्रॉप गिरे हुए हैं, जो कि एक हजार्ड है। कोई फिसलकर गिर जाए उसे चोट लग सकती है। वहीं दूसरी ओर ज्यादा मात्रा में तेल बिखरा हुआ है। अब चूंकि दोनों जगह तेल की मात्रा फर्क है, इसलिए दोनों से जो रिस्क हैं वो अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर तेल की क्वांटिटी अलग अलग है। इसीलिए साधारण ढंग से रिस्क असेसमेंट करना सही नहीं है। आइए जरा सही ढंग से इसे समझें। इसी रिस्क असेसमेंट को हम प्रॉपरली दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो हजार्ड है वो क्या था? लूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जिससे करंट लगने का रिस्क था। और अगर करंट लगेगा तो कितना लगेगा और वह करंट कितनी देर तक होगा? क्या उसे फर्स्ट एड की चोट आएगी या एम्प्लॉय को हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा? अगर ट्रीटमेंट कराना पड़े तो कितने दिनों के लिए? क्या वो ड्यूटी एब्सेंट हो जाएगा, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या उसकी जान को खतरा हो सकता है? हमें रिस्क असेसमेंट करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी हम सही ढंग से रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे। अब इसके साथ साथ रिस्क असेसमेंट करते समय कुछ और फैक्टर्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। जैसे पावर रेटिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल लूज वायरिंग, उसमें कितना वोल्टेज चल रहा है? 120 वोल्ट, 240 वोल्ट, 440 वोल्ट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा, और जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा रिस्क कम होगा। साथ ही इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पीछे में लगा हुआ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस जैसे एमसीबी, ईएलसीबी, अर्थिंग, इनकी प्रॉपर शेड्यूल्ड मॉनिटरिंग, चेकिंग, जांच, रखरखाव। अगर इसमें एमसीबी और एलसीबी लगा हुआ है तो रिस्क कम होगा, और अगर इसका प्रॉपरली मेंटेनेंस है तो रिस्क फिर कम होगा। परंतु अगर एमसीबी, ईएलसीबी नहीं लगा हुआ है और इसका प्रॉपरली रखरखाव नहीं होता है तो रिस्क बढ़ेगा। साथ ही हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है, आप फोटो में देख रहे हैं
एम्प्लॉय पानी के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इससे करंट का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। बरसात के मौसम में ये खतरा बढ़ जाता है। परंतु अगर वो सूखा स्थान है, एम्प्लॉय ने पीपीई सेफ्टी सूट पहना हुआ है, तो वो खतरा कम हो जाएगा। हमें इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए रिस्क असेसमेंट करना है। आप हो सकता है कुछ फैक्टर्स पे और सोच सकते हैं। उम्मीद है आपको अब तक की सारी बातें समझ आ गई होंगी। आइए रिस्क असेसमेंट फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। हमें क्या करना है? रिस्क असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? गारंटी 100% लीगल कंप्लायंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉय सेफ्टी। प्लांट में जितने भी एक्सीडेंट होने की संभावना है उन्हें कम करना, सारी हाई रिस्क एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करना और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना ताकि हम उन सारे हाई रिस्क एक्टिविटी को कम कर सकें, कंट्रोल कर सकें। कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे प्लांट में सारे क्रिटिकल ऑपरेशंस से लेते, जैसे कि स्टैंपिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, और धीरे धीरे प्लांट में एक्सपैंड करते हुए पूरे प्लांट में रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटीज तक में हम रिस्क असेसमेंट करेंगे। कब से करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून 2020। इसकी अपडेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हर 6 महीने में इसे अपडेट करेंगे। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, फर्स्ट एड हो गया, तो हमें इस रिस्क असेसमेंट को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका रिस्क प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन किया है, कोई नई मशीन लगाई है, कोई नया वर्क स्टेशन सेट किया है, तो हमें दोबारा से रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। इस दौरान हम क्या चेक करेंगे? अनसेफ कंडीशंस यानी कि हजार्ड को कौन करेगा? इसको करने के लिए हम एक टीम बनाएंगे। कोई एक अकेला एम्प्लॉय या सेफ्टी वाला इसे नहीं कर सकता। इस टीम में कौन कौन एम्प्लॉय होंगे? शॉप के मैनेजर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, सेफ्टी टीम के मेंबर होंगे, उस स्टेशन पे काम करने वाला एम्प्लॉय होगा, मेंटेनेंस टीम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस स्टेशन में जो भी खतरा है उससे संबंधित रिस्क के बारे में उस स्टेशन में काम करने वाला एम्प्लॉय सबसे ज्यादा जानता है। वहां पर क्या क्या प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगा है इसके बारे में कौन जानता है? मेंटेनेंस टीम जानती है। उस प्लांट में कैसे स्टेप्स में काम करते हैं, क्या उसका एसओपी है, इसके बारे में कौन जानता है? सुपरवाइजर जानते हैं। तो इसलिए हमें पूरी टीम बना करके रिस्क असेसमेंट करना होगा। कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम एक टूल जिसे कहते हैं रिस्क असेसमेंट या हीरा, जो कि एक एक्सेल फॉर्मेट है, इसका प्रयोग करेंगे। इसमें हम 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, प्रोबेबिलिटी एंड सीवियरिटी यानी कि ग्रेविटी, इसका इस्तेमाल करेंगे। जो सीक्वेंस या स्टेप है वह कैसा होगा? प्लांट में जितने भी जॉब होते हैं, चाहे वो असेंबली हो, वेल्डिंग हो, उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देंगे और हर टास्क से संबंधित जो हजार्ड है या रिस्क है उसे असेस करेंगे, और जो भी रिस्क ज्यादा आएगा उस पर हम काउंटर मेजर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन का ऑपरेशन है, उसमें हम लोग पार्ट को उठाते हैं, असेंबली करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेशन में भेज देते हैं। तो पार्ट को उठाना, फिर रखना, असेंबली करना, नट बोल्ट लगाना, ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स बन जाएंगे। इस स्टेप में रिस्क असेसमेंट करते हुए जो हाई रिस्क आएंगे उन पर हम कंट्रोल लगाएंगे। अब जरा इसका रिस्क स्कोरिंग मेथड समझते हैं। इसके लिए हम लोग 2 पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी यानी कि दुर्घटना होने की संभावना, दूसरा होता है ग्रेविटी यानी कि दुर्घटना कितना भयानक होगा, स्मॉल इंजरी होगी या मेजर इंजरी होगी। इसके लिए हम 4 स्केल्स में इसको नंबर देते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो जहां पर दुर्घटना होने की संभावना कम होगी उसे हम 1 देते हैं, जहां पर दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होगी उसे हम लोग 4 देते हैं। P1 मतलब लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट और P4 मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। मान लीजिए एक वेल्डिंग ऑपरेशन है, उसमें रोबोट के फेल होने का संभावना है, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी P1 स्कोर देंगे। पर वहीं चिंगारी छिटक कर बर्न इंजरी होने की संभावना है, तो हम उसे प्रोबेबिलिटी P4 देंगे। उसी तरह वेल्डिंग स्पार्क से छोटी चोट लगेगी, तो जो सीवियरिटी है वो
फर्स्ट एड लेवल की इंजरी आएगी, इसलिए इसका ग्रेविटी होगा G1। पर अगर रोबोट फेल हो जाता है और बड़ा चोट लग सकता है, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट हो सकता है, तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो उसका स्कोर हो सकता है वो G4 आए। इस तरह प्रोबेबिलिटी और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके हम रिस्क निकालते हैं। नाउ लेट्स सी इट्स मैट्रिक्स। अगर रिस्क 1 या 3 आता है तो रिस्क लो होगा, यानी कि ग्रीन होगा। रिस्क अगर 4 या 6 आता है तो रिस्क मीडियम होगा और यह येलो होगा। सिमिलरली रिस्क 12 या 16 आता है तो रिस्क वेरी हाई होगा और यह रेड होगा, मतलब खतरा बड़ा है और हमें इमीडिएटली कंट्रोल एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अब कपारों में रिस्क की एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि टॉलरेंस को समझ लेते हैं। अगर रिस्क वेरी हाई है यानी कि रेड कैटेगरी में आता है तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। ऐसे रिस्क को हमें इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा और हमें ऐसे रिस्क को कंट्रोल करके टॉलरेबल में लाना जरूरी है। अगर वो रिस्क हाई है यानी कि ऑरेंज है तो हमें फोकस्ड इंप्रूवमेंट प्लान बना करके उस रिस्क को कंट्रोल करना जरूरी है। इन्हें हमें प्रायोरिटी में लेकर के काम करना पड़ेगा। अगर वो रिस्क मीडियम है तो वहां पर इंप्रूवमेंट की चांसेस हैं, वहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो हमें वहां पर प्लान करके इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर वो लो रिस्क है तो वो एक्सेप्टेबल है और उस स्थिति में हम लोग काम को आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए जरा इस रिस्क असेसमेंट को एक सिंपल से एग्जाम्पल, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोग समझते हैं। आप फोटो में देख रहे हैं एक प्रेस मशीन ऑपरेशन है जिसमें एक ऑपरेटर प्रेस से ऑपरेट करने वाला है। तो हमारी जो टास्क है वो है ऑपरेटिंग अ प्रेस मशीन विथ 2 हैंड पुश बटन। इसमें खतरा क्या है? क्रश इंजरी का खतरा है। हो सकता है प्रेस ऑपरेट करते समय उसका फिंगर क्रश हो जाए। हमने रिस्क क्या असेस किया? व्हाट इफ द 2 हैंड स्विच बिकम फॉल्टी। मान लीजिए उसका जो 2 हैंड स्विच है वो खराब हो जाए या जो एम्प्लॉय है उसमें से एक स्विच को वो बाईपास कर दे, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 आता है उस केस में होने की संभावना, और जो ग्रेविटी है वो 3 आता है। तो प्रोबेबिलिटी इंटू ग्रेविटी मतलब 4 गुना 3 बराबर हमारा जो रिस्क आता है वो 12 आएगा, जो कि हमारे लिए नॉट एक्सेप्टेबल केस में आता है। अब हम लोगों ने कंट्रोल मेजर लगाना है, तो कंट्रोल मेजर क्या हो सकता है? आइए एक एग्जांपल उसका समझते हैं। हमने उसका कंट्रोल मेजर क्या लगाया? जो 2 हैंड सर्किट था उसको मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई कर दिया? वो इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि हर स्ट्रोक में, हर ऑपरेशन में एम्प्लॉय को दोनों हाथ से दोनों बटन दबाने ही पड़ेंगे। जब तक दोनों हाथ से दोनों बटन नहीं दबाएगा तो प्रेस मशीन ऑपरेशन में नहीं आएगा। तो हमने उसमें कुछ टेक्निकल काउंटर मेजर, स्ट्रॉन्ग काउंटर मेजर लगा दिया है ताकि आदमी से गलती ना हो। अब इसके बाद हमारा जो रिस्क है क्रश इंजरी का, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1 और ग्रेविटी 3 ही था, तो हमारा जो रिस्क बन के आया अब 3। अब हमने क्या कर दिया? जब हमने देखा कि ये सही ढंग से काम कर रहा है तो हमें सारे प्रेस मशीन में भी सिमिलर काउंटर मेजर लगाने पड़ेंगे। तो हमने हॉरिजॉन्टल इंप्लीमेंटेशन कर दिया बाकी प्रेस मशीन में, जो हमारा रिस्क 3 रहा। आइए अब हम रिस्क असेसमेंट के फॉर्मेट यानी कि टूल को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा। हमारे कुछ प्लांट्स ओसास या ISO 45001 सर्टिफाइड हैं, जहां पर हीरा यानी कि रिस्क असेसमेंट का ऑलरेडी एक फॉर्मेट है। अभी उस फॉर्मेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी फॉर्मेट से कंटिन्यू किया जा सकता है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा रिस्क असेसमेंट प्रॉपर हो, थॉरो हो और हर एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट हो और प्रॉपर्ली वो रिव्यूड किया जाए। इस नए फॉर्मेट में हम कैसे इंफॉर्मेशन डालेंगे, आइए समझते हैं। पहले कॉलम में हम एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन डालेंगे, क्या काम करते हैं, उसके सारे स्टेप बाय स्टेप्स एक्टिविटीज डालेंगे, उस टास्क को ब्रेक करेंगे। और दूसरे कॉलम में उससे संबंधित जो रिस्क है वो रिस्क के बारे में डालेंगे, और एग्जिस्टिंग में अभी क्या कंट्रोल है, कितना रिस्क है अभी, उसके बारे में हम डालेंगे प्रोबेबिलिटी और ग्रेविटी मिला करके। और उसके बाद यहाँ पर हम उसका काउंटर मेजर
क्या हमने लगाया। काउंटर मेजर क्या हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, टेक्निकल काउंटर मेजर हो सकता है, एसओपी हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है। पर हमारा जितना स्ट्रॉन्ग काउंटर मेजर होगा, हमारे बाद के जो रिस्क हैं वो उतने ही स्ट्रांग होंगे, उतने ही कम हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर काउंटर मेजर का जो भी हमने काउंटर मेजर लगाया वो हमें उसका डिस्क्रिप्शन डालना है और फाइनली उसका बाद में जो रिस्क आता है प्रोबेबिलिटी और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके वो हमें यहाँ पर इस कॉलम में डालना है। जरा इस एग्जाम्पल को एक बार भर के देखते हैं। तो हमने उसी प्रेस शॉप में वर्क स्टेशन PS1 में, जहां पर जो हमारी टीम है प्रोडक्शन, सुपरवाइजर, सेफ्टी, मेंटेनेंस, इनके साथ में एक रिस्क असेसमेंट करने का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हमने, आप देख रहे होंगे, हमने जो टास्क है वो लिखा है एम्प्लॉय पिक्स स्टैंपिंग पार्ट फ्रॉम द ट्रॉली। एक स्टैंपिंग पार्ट को ट्रॉली से उठाता है हमारा कोई एम्प्लॉय जो स्टेशन में काम करता है। उससे जो रिस्क है क्या है, कट इंजरी ड्यू टू शार्पेज, क्योंकि उस स्टैंपिंग पार्ट में शार्पेज होते हैं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 हो सकता है। ग्रेविटी, क्योंकि छोटी इंजरी आएगी तो वो 2 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इक्वल टू रिस्क 6 आता है। हमने इस पे काउंटर मेजर लिया, क्या लिया, हमने उसको PPE दे दिया। कौन सा PPE दे दिया, काउंटर मेजर डिस्क्रिप्शन में हम लिखा कट रेजिस्टेंस एंड ग्लव्स प्रोवाइडेड। तो हमारा जो आफ्टर रिस्क है प्रोबेबिलिटी 3, ग्रेविटी 1, हमारा जो रिस्क आता है हमारा अब 3 हो गया। मान लीजिए अब दूसरा एग्जांपल उसी में लेते हैं। एम्प्लॉय ऑपरेट्स प्रेस मशीन यूजिंग 2 हैंड कंट्रोल। तो जो एम्प्लॉय है वो प्रेस मशीन ऑपरेट करता है दोनों हाथों से बटन दबा करके। रिस्क क्या है, हमारा जो क्रश इंजरी दूसरे साइड पे जो ऑपरेटर हमारा काम कर रहा है, जो पार्ट को उठाता है, हो सकता है उसको क्रश इंजरी हो जाए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 3 और ग्रेविटी बहुत ज्यादा इंजरी होने की संभावना है, इसलिए उसकी ग्रेविटी 4 आती है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12। अब हमने इस पे टेक्निकल काउंटर मेजर लगाया। क्या लगाया काउंटर मेजर में, बोथ द ऑपरेटर्स, ये 2 हैंड कंट्रोल्स, दोनों ऑपरेटर को हमने 2 हैंड कंट्रोल दे दिया। यानी कि दोनों ऑपरेटर जब तक दोनों हाथों से बटन नहीं दबाएंगे तब तक मशीन नहीं चलेगी। दूसरा हमने कंट्रोल दिया कि दोनों साइड से सेफ्टी सेंसर्स लगा दिए। अब हमने टेक्निकल काउंटर मेजर कर दिया, तो हमारा जो 12 का रिस्क था अब वो 3 हो गया है। हमें उम्मीद है कि ये रिस्क असेसमेंट का मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख करके फिर से समझ सकते हैं। आइए अब जरा रिस्क, साथियों, हमारा रिस्क असेसमेंट एक डेली की एक्टिविटी है, रूटीन एक्टिविटी है और हमें हमेशा ये करते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर भी कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, हमें उन्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय सुरक्षित ढंग से काम कर रहे हैं, सारे PPE का पालन कर रहे हैं, सेफ्टी के सारे रूल्स का पालन कर रहे हैं, मेंटेनेंस करते समय लॉकआउट और टैग आउट के नियम का पालन कर रहे हैं, उन्हें हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मोटिवेट भी करना पड़ेगा। इस एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी से प्लांट में सेफ्टी एक्टिविटी बढ़ेगी। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ सेफ एक्ट का। जैसे भी ऐसे सेफ एक्ट आप देखेंगे, प्लीज ऐसे एम्प्लॉयज को आप जरूर मोटिवेट करें। जैसे एग्जांपल है कि मेंटेनेंस करते समय हमारा ये एम्प्लॉय इलेक्ट्रिकल वर्क से पहले लॉकआउट और टैग आउट के नियम का पालन करता है और साथ ही साथ सारे PPE पहने हुए हैं। तो ये हमारा एक सेफ एक्ट हो गया। इन्होंने लॉकआउट भी किया और टैग आउट भी किया और साथ ही साथ सारे PPE पहने। तो ऐसे एम्प्लॉय को हमें मोटिवेट करना है, उनको शाबाशी देनी है, वेरी गुड, वेल डन बोलना है। इससे हमारा सेफ्टी के जो बिहेवियर एस्पेक्ट्स हैं, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है, इंगेजमेंट है, वो बढ़ेगा। तो अभी हमने क्या सीखा, सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें बेस्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को हमें एडॉप्ट करना है। जो भी खतरे हैं उन खतरों को हमें अगर संभव है तो हमें बदलना होगा विथ लो हैजर्डस, लो रिस्की मटेरियल्स। जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए हम प्लांट में LPG यूज करते हैं, वहीं हमारे पास ऑप्शन है कि हम PNG ले सकें। तो आप सबको पता है PNG LPG से कम खतरनाक होता है, तो हम PNG में स्विच कर जाएं। जो अगर हम लोग पेंटिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं
वो सॉल्वेंट बेस्ड है तो उसमें आग लगने का खतरा ज्यादा होता है, पर अगर वही केमिकल हम लोग वाटर बेस्ड ले लें तो उसमें कम खतरा होता है। परंतु सिर्फ एसओपी, वार्निंग, ट्रेनिंग, ये सारे हमारे वीक काउंटर मेजर्स आते हैं। इससे सेफ्टी 100% गारंटी नहीं होती है, इसलिए हमें इन्हें स्ट्रांग नहीं मानना चाहिए। टीपी जो होती है हमारी, उसे हम कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये सेफ्टी की दुर्घटना को रोकने के लिए कोई गारंटी नहीं लेता है, ये सिर्फ दुर्घटना के प्रभाव को कम करने का साधन मात्र है। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, एक साथी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और वो हेलमेट पहना हुआ है, तो क्या वो हेलमेट एक्सीडेंट बचा देगा? नहीं। क्या वह हेलमेट एक्सीडेंट रोक देगा? नहीं। परंतु उस हेलमेट में एक्सीडेंट के प्रभाव को कम करने की क्षमता है। हो सकता है उसे एक्सीडेंट से, उस हेलमेट पहनने से उसके सिर पे चोट न आए, परंतु अगर किसी कारणवश उसका पैर गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है तो हो सकता है उसको चोट लग जाए और पैरों पे मेजर एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए हमें बेस्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एडॉप्ट करने हैं। उम्मीद, आशा करते हैं आपको यह ई लर्निंग ट्रेनिंग मॉड्यूल पसंद आया होगा और आपने रिस्क असेसमेंट करने के तरीके को अच्छे से सीखा और समझा होगा। किसी कारणवश अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इस मॉड्यूल को दोबारा देख करके सीख सकते हैं और प्लांट में रेगुलरली रिस्क असेसमेंट करते हुए, यानी कि हीरा करते हुए, प्लांट के खतरों को कम करने में हमारा सहयोग देंगे। तपारू में हम एम्प्लॉयज के हेल्थ और सेफ्टी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। कृपया अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।